तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में न्यायपालिका की संरचना किससे ली गई है, तो यह अमेरिका से नहीं है, क्योंकि ये वो अमेरिका में विभेदीकृत संरचना है, यानी डाइफ्रैक्टेड स्ट्रक्चर है। अमेरिका से हमने न्यायिक जो स्वतंत्रता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये हमने ली है। लेकिन बात करें अगर संरचना की, तो संरचना की व्यवस्था ली गई है 1935 के भारत शासन अधिनियम से, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का एक स्थापित परंपरा थी कि वरिष्ठता के आधार पर जो न्यायाधीश होंगे उनके मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया जाएगा। इस वरिष्ठता के सिद्धांत को 2 बार इसका उल्लंघन किया गया तत्कालीन सरकार के द्वारा 1973 और 1976 में, और इसीलिए कहा जाता है कि हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करती है तो वह रिट केवल अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कर सकती है, यानी जब भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का विषय होगा वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 5 प्रकार के रिट का जारी हो सकता है। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे 2024 में योग्यता और मूल संरचना को लेकर केस आया, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान आया है, ठीक है। इसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का प्रावधान आया है, कॉलेजियम प्रणाली को लेकर क्वेश्चन आया है, और 2016 में अनुच्छेद 50 पर लेकर क्वेश्चन आया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है, और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आप किसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए दृष्टि लेकर आए हैं विजय पथ सीरीज। इस विजय पथ सीरीज 1.0 में हम लोग आपकी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक तौर पर आपकी परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण खंड है, उन सभी महत्वपूर्ण खंड को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपकी परीक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए जो हम आप तक पहुंच सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो इस फेज 1 में हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से फाउंडेशन फिल्म्स के लिए सेगमेंट वाइज चल रहे हैं। उसके बाद हम फेज 2 में जाएंगे तो एक कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन होगा, और फेज 3 में हम लोग एक मैराथन क्लास करेंगे जो कि अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो इस फेज में विजय पथ सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था के 4 सेशंस हो चुके हैं, और इस 5वें सेशन में आपका बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग भारत में न्यायपालिका को लेकर उसके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसके जो अधिकार हैं, ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से संबंधित जो भी चीजें आपके लिए जरूरी है या आपको जानना चाहिए, उन सभी बातों पर हम लोग एक डिस्कशन करेंगे यहां पर। उससे पहले एक चीज और आपको बता दिया जाए कि इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के 4 सेशंस हो चुके हैं। आपने बहुत सराहा उसको, इसके लिए दृष्टि की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आपकी सिफारिश या सजेशन या एक आपकी राय थी कि इस सीरीज को अगर हिंदी में किया जाए तो और ये प्रभावी और बेहतर होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग अगले सभी सेशंस पूरी तरह से हिंदी में करने वाले हैं। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपको पीडीएफ शेयर हो जाएंगी। यहाँ जो क्लासेस होंगी या जो मैं आपको बातों को बताऊंगा उसके लिए हिंदी नोट्स का ही सहारा लिया जाएगा, हिंदी नोट्स ही बैकग्राउंड में होगा। हाँ, इंग्लिश में आपको सारी चीजें पीडीएफ में अवेलेबल होगी, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है, और इस सीरीज का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलो आप शुरू करते हैं। भारतीय न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका, हमारे संविधान में भारतीय न्यायपालिका के बारे में जो प्रावधान किया गया है, यह भाग 5 और भाग 6 दोनों में है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे संविधान ने भारत की न्यायपालिका की एकीकृत संरचना की बात करी है। अब एकीकृत संरचना का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। और ये जो एकीकृत संरचना है यह 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम यहां से लिया गया है। इस एकीकृत संरचना का मतलब यह है
कि हमारे यहाँ न्यायपालिका की कुछ व्यवस्था ऐसे है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद लगभग हर राज्य में, लगभग सभी में नहीं लेकिन लगभग हर राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। और सबसे निचले स्तर पर आप मित्रों जानते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक, अब यहां से कोई चीज अपील के लिए यहां जाती है और यहां से फिर यहां जा सकती है। ठीक है, इस तरह की एकीकृत श्रृंखला है और इस तरह की एकीकृत श्रृंखला होने के नाते इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, एकीकृत संरचना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में न्यायपालिका की संरचना किससे ली गई है, तो यह अमेरिका से नहीं है, क्योंकि ये वो अमेरिका में विभेदीकृत संरचना है, यानी डाइफ्रैक्टेड स्ट्रक्चर है। अमेरिका से हमने न्यायिक जो स्वतंत्रता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये हमने ली है। लेकिन बात करें अगर संरचना की, तो संरचना की व्यवस्था ली गई है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो हम लोग इसको एक ही साथ, जिस तरह से संरचना दी गई है उसी रूप में हम लोग न्यायपालिका को और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें संवैधानिक प्रावधानों की, तो संवैधानिक प्रावधानों में सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, वह भाग 5 में किया गया है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक तमाम शक्ति, अधिकार, संरचना आदि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह से हाईकोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में भाग 6 में प्रावधान किए गए हैं। और भाग 6 में अनुच्छेद 124 को आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर दीजिए तो 214 हो जाएगा। 214 से 231 तक प्रावधान किया गया है अनुच्छेद। और जो अधीनस्थ न्यायालय है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 232, कुछ नहीं हमारे संविधान में डिलीट हो चुका है, 233 से लेकर 237 तक के प्रावधान किए गए हैं। तो इन मित्रों, इन अनुच्छेद में कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक रेंज है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ताकि कभी कभी हमें सटीक जानकारी शायद अनुच्छेद की नहीं हो पाती है। तो हम अगर रेंज पता रखते हैं, ठीक है, तो रेंज के कारण हम हो सकता है कि एलिमिनेशन से अपने क्वेश्चंस को ठीक कर पाए। ठीक है, तो भारतीय न्यायपालिका के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास इस पीडीएफ में अवेलेबल है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रभावी सहायता कर सकती है। तो न्यायपालिका का संवैधानिक आधार देखें तो यहां देखें मित्रों, अनुच्छेद नंबर 50 में व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब यहां पर यह सवाल होता है कि अगर हमारे यहां पहले ही न्यायपालिका अलग हो चुकी है, जैसा कि अगर आप जानते हो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ें तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उस एक्ट के अधीन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद अगर हम आगे चले तो 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत 1862 में 3 हाईकोर्ट बन चुके थे, बंगाल, बम्बई, मतलब कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में बन चुके थे। तो अगर पहले ही न्यायपालिका अलग हो चुकी थी, तो यहां अनुच्छेद 50 में ऐसा क्यों प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए? यहां पर उस जुडिशरी की बात नहीं किया जा रहा है जो कन्वेंशनल जुडिशरी है, यहां पर बात किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रियल पावर और जुडिशियल मैजिस्ट्रियल पावर। जैसे आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको एसडीएम की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के बाद आपको कभी कभी कुछ न्यायिक कार्य भी करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे किसी का इंस्पेक्शन करना,
किसी, जैसे आपने सुना होगा एसडीएम कोर्ट होती है, तहसीलदार कोर्ट होती है, नायब तहसीलदार कोर्ट होती है, तो उस व्यवस्था में पहले दोनों एक थे। और अनुच्छेद 50 में जब यह कहा गया है कि न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाना चाहिए, यानी राज्य को ऐसे प्रभावी कदम उठाने चाहिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पृथक हों, 1973 में यह कर दिया गया। और कार्यकारी जो मैजिस्ट्रियल पावर है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रियल पावर, उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रियल पावर से अलग कर दिया गया। तो इस आर्टिकल 50 को आप थोड़ा सा स्पेसिफिक समझे, यहां न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। और जो हम कन्वेंशन जुडिशरी जानते हैं, वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो एक न्यायिक व्यवस्था वाली है, उसको अलग मान के चलते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है कि न्यायपालिका भारत में संविधान की संरक्षक है और हमारे और आपके मौलिक अधिकारों की रक्षक है। तो अगर कभी भी यह प्रश्न आए कि न्यायपालिका की मूल दायित्व क्या है, तो न्यायपालिका का मूल दायित्व है ए, संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करना, और बी, हमारे और आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर कभी आपको पिक करना हो, एग्जाम में आए, तो इसमें आंसर होगा आपका न्यायपालिका। ठीक, अब जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, चीजें यहां पर बताई गई हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया है। तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक दिया गया है। उच्च न्यायालय के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, तो भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231, और उसी में अधीनस्थ न्यायालय 233 से लेकर 237 तक की व्यवस्था की गई है। ठीक, अब एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाए, यह व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है। तो इसमें 3 अनुच्छेद का आपको ध्यान रखना है। एक अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 14, और इसमें क्या दिया है आप मित्रों जानते हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार। समान संरक्षण का अधिकार यानी विधि सभी के लिए समान हो, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध होता है या स्थापित होता है कि न्याय तक सभी की पहुंच हो। ठीक, और विधि के द्वारा ही न्याय किया जाए। दूसरा, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, इस जीवन के अधिकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल का अधिकार निश्चित रूप से, यानी कि त्वरित और एक पारदर्शी न्याय सभी तक पहुंचे या सभी को इसकी पहुंच हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाए, आर्टिकल 14 और 21। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी में 42वें संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन 1976 से एक प्रावधान जोड़ा गया, आर्टिकल 39A, फ्री लीगल एड यानी निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। तो आपको इन 3 अनुच्छेदों के बारे में निश्चित रूप से ध्यान रखना है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 39A। आर्टिकल 14 और 19 विधि के समक्ष समानता, ठीक, और जीवन के अधिकार की बात करते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से न्याय तक सभी की पहुंच हो, इसको सुनिश्चित करते हैं। और आर्टिकल 39 कैपिटल ए, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी में जोड़ा गया, वह सुनिश्चित करता है कि जो सक्षम नहीं है, ठीक, जो इस कानूनी विधिक सहायता को वहन नहीं कर सकते हैं, उन तक स्वयं एक विधिक सहायता पहुंचाई जाए। और इसी संदर्भ में मित्रों बात करी गई है, आपने पढ़ा होगा नालसा, नालसा इसको जोड़ा गया अधिनियम से, और 1987 में इसके लिए प्रावधान किया गया नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उसको हिंदी में कहते हैं। तो नालसा यानी अगर हिंदी इसका देखें तो राष्ट्रीय विधिक
सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको विधिक सहायता की आवश्यकता है लेकिन उसका व्यय वहन करने की उसके पास क्षमता नहीं है, तो यह प्राधिकरण उसे निःशुल्क विधिक सहायता को उपलब्ध कराता है। यह आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है, जिसकी चर्चा मैंने आपको थोड़ी देर पहले की थी, वो यहां पर स्ट्रक्चरली कैसा है वो यहां पर बताया गया है। शीर्ष स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। राज्य स्तर पर अनुच्छेद 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की बात करी गई है। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। 23 राज्यों में है, एक जम्मू कश्मीर और एक दिल्ली, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो 23 और प्लस 2 यानी कि कितने हो गए? 25 उच्च न्यायालय हो गए। और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, इसकी व्यवस्था करी गई है। जिला और सत्र न्यायालय अनुच्छेद 233 से लेकर 237 में, ठीक। तो यहां सबसे निचले स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और सबसे सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि यह सबसे शीर्ष स्तर पर है और इसके जो निर्णय होते हैं भारत में सभी न्यायालयों पर, सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होते हैं। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर का जो ये अप्रोच है, एकीकृत जो संरचना है, उसके बारे में मैंने पहले बताया है आपको कि यह संरचना 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो आपको ध्यान निश्चित रूप से इस बात को रखना है, ठीक है। तो भारत में जो न्यायपालिका की संरचना है वो एकीकृत है, जबकि अमेरिका में यह संरचना विभेदीकृत या दोहरी है। कैसे दोहरी है? मित्रों, आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका में एक संघीय न्यायालय है, फेडरल कोर्ट है, लेकिन हर राज्य में अपनी स्वयं की एक सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक। तो संघीय न्यायालय जो अमेरिका में है एक, वह संघीय विषयों पर अपने क्षेत्राधिकार को रखता है, जबकि जो वहां पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वह राज्य के विषयों पर सर्वोच्च अधिकारिता रखता है, ठीक है। इसीलिए वहां पर दोहरी न्यायिक व्यवस्था है या विभेदीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जबकि भारत में सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह के मैटर की सुनवाई हो सकती है थ्रू अपील्स, अपील के द्वारा हम जा सकते हैं, या मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हम प्रत्यक्ष उसके पास जा सकते हैं, ठीक। यही इसमें बात कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में सिविल मामले और आपराधिक मामले सुने जाते हैं, वो यहां पर बात दी गई है, आप इसको ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, इसकी संरचना और शक्तियां क्या हैं, इसको ध्यान रखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय 34, इस 34 जजों के पहले एक चीज पहले आप जान लीजिए, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए इस चीज को पहले हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान करा गया है अनुच्छेद 124 में। इस प्रावधान में क्या बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और इस एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा इसमें 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 31। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 में दिया गया है। आगे उसमें कहा गया है कि यह संख्या तब तक बनी रहेगी जब तक संसद इसको बढ़ाने के बारे में कोई प्रावधान न करे। अब इसको बढ़ाया गया 2019-20 में, इसमें संख्या में इजाफा किया गया और इसको बढ़ाकर कर दिया गया 1 + 33। तो अब कितने हो गए? कुल मिला के 34 न्यायाधीश हो गए, ठीक है। तो आर्टिकल 124 में 31 न्यायाधीशों की व्यवस्था मूल रूप से की गई है। 1 + 30 अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश प्लस सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश कितने हो गए? 31। 2019 में से बढ़ाकर 31 से कर दिया गया, 3 बढ़ा दिया गया, 34 कर दिया गया, ठीक है। अभी इसी वर्ष एक अध्यादेश लाया गया, ऑर्डिनेंस, और इस अध्यादेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को पुनः बढ़ा दिया गया, ठीक। तो अगर हम
1+37 करें तो ये 38 हो गया। तो कितना बढ़ाया? 4 न्यायाधीश और होंगे। ठीक, तो ये आपके करंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखना है मित्रों कि यह नवीन घटना है, नवीन घटना है, करंट अफेयर्स में है। तो अध्यादेश के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाया गया। तो एक बात यहां पे क्लियर होती है क्या, कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि करी जा रही है, बदलाव किया जा रहा है, तो यह अधिकार किसके पास है? तो यह अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया था, और राष्ट्रपति अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी कर सकते हैं जिस पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। तो अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किसके द्वारा होगा, तो संसद के अधिनियम से होगा, थ्रू पार्लियामेंट्री एक्ट, संसदीय अधिनियम से होगा। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा संसद करेगी। ठीक, यहां अध्यादेश इसलिए जारी किया क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था। ठीक, तो संसद के अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ और वह 26 जनवरी 1950, लेकिन औपचारिक रूप से यह डेट 28 जनवरी 1950। ठीक, इस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, तो कुल मिला के कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश। ठीक, तो 8 न्यायाधीश शुरू में थे। तो ध्यान आपको देना है, जब स्टार्ट हुआ तो एक मुख्य न्यायाधीश, 7 और न्यायाधीश, 8। मूल रूप से जो संख्या बताई गई है 1+30 यानी 31, जब तक कि संसद इसमें बदलाव ना करे। संसद ने बदलाव समय समय पर किया है। 2019 में इसमें संख्या बढ़ा दी गई, 1+33 यानी 34 कर दी गई, और इसी साल अध्यादेश के द्वारा 34 न्यायाधीशों से बढ़ाकर यह संख्या कितनी कर दी गई? 38 मुख्य न्यायाधीश सहित। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां 34 प्लस संख्या में इजाफा कितना किया गया है? 4, 38 न्यायाधीश वर्तमान में है। नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 124 में स्पष्ट कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के माध्यम से की जाएगी। ठीक, और केवल यह सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, उच्च न्यायालयों के भी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही जगह न्यायाधीशों की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है, विशेष है, जो और कहीं नहीं दिखेगा। वह है एक गैर संवैधानिक व्यवस्था की गई है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या संविधानेतर व्यवस्था की गई है कोलेजियम की। अभी उस पर हम लोग आएंगे, कोलेजियम क्या है। पहले मोटी मोटी बात हम लोग जान लेते हैं। तो न्यायाधीशों की कुल संख्या, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं किसके सिफारिश के आधार पर? तो यहां स्पष्ट रूप से दिया गया है कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर, प्रत्यक्ष रूप से। हालांकि संविधान में यह व्यवस्था नहीं दी गई है कि राष्ट्रपति ऐसा कोलेजियम की सिफारिश पर करेंगे, इसको हम लोग अलग से भी समझेंगे। कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक। ठीक, 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं। हाई कोर्ट में आपको ध्यान रखना है कि यह 62 वर्ष है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वह 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वह 65 वर्ष है। अब मित्रों आते हैं हटाने की प्रक्रिया पर। तो अनुच्छेद 124 और 214 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की व्यवस्था स्पष्ट रूप से दी गई है। इस व्यवस्था को मैं एक चार्ट्स के माध्यम से आपको अभी समझा दूंगा। पहले देख लेते हैं क्या व्यवस्था की गई है। संसद की दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया लगभग सेम है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट में
नियुक्ति और बर्खास्तगी की प्रक्रिया जजों के संदर्भ में दी गई है। अब थोड़ा सा ये हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है और किस तरीके से बर्खास्तगी होती है। पहले जान लेते हैं नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुछ वैकेंसी है, यानी रिक्तियां हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, इसके लिए कुछ नामों पर चर्चा की जाएगी। ठीक, नाम पर चर्चा। और ये चर्चा कौन करेगा? ये चर्चा करेगा कोलेजियम। कोलेजियम इस नाम पर चर्चा करेगा और यदि वह उपयुक्त पाता है तो इन नामों पर अपनी हरी झंडी देगा और नामों को सिफारिश करेगा। किसके लिए? सिफारिश मंत्रिपरिषद को भेज देगा। मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण, इनको भेज देगा। और ये मंत्रिपरिषद इन नामों को अगर ठीक पाती है, अगर इन्हें कोई उस पर आपत्ति है तो दोबारा ये कोलेजियम से इस पर राय परामर्श कर सकते हैं, क्लैरिटी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन जिन नामों को कोलेजियम ने भेजा है मंत्रिपरिषद को, अंततः उन्हीं नामों को इस मंत्रिपरिषद को आगे भेजना होगा राष्ट्रपति जी के पास और राष्ट्रपति को इस मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ठीक, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों में सेम प्रक्रिया को अपनाया जाता है, बस हाई कोर्ट में कुछ एडिशनल भी आ जाता है। प्रक्रिया क्या है दोस्तों? रिक्ति है, रिक्ति के संदर्भ में सापेक्ष क्या होगा, नामों पर चर्चा की जाएगी। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम नाम पर चर्चा करेगा और इस नाम में से यदि वह उपयुक्त पाता है तो इस नाम को या इन नामों को मंत्रिपरिषद के लिए प्रस्तावित करेगा या मंत्रिपरिषद में चर्चा के लिए प्रस्तावित करेगा और मंत्रिपरिषद इन नामों को राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेगी और अंततः राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अब आते हैं हाई कोर्ट में क्या होता है। ये सारी प्रक्रिया सेम होती है, बस होता क्या है कि यदि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, यदि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो उसमें बस एक एडिशनल चीज और जुड़ जाती है। ये सारी प्रक्रिया वैसे ही होगी, बस ये होता है कि इसमें हाई कोर्ट का कोलेजियम भी भूमिका में रहता है। अब हाई कोर्ट का कोलेजियम और सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट का कोलेजियम नाम पर चर्चा करेगा। ठीक, चर्चा इसमें राज्यपाल की भी भूमिका होगी। ठीक है, अब कोलेजियम चर्चा करने के बाद इन नामों को भेज देगा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम पर। और सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम फिर इस नाम को कहां भेजेगा? मंत्रिपरिषद के पास। मंत्रिपरिषद फिर कहां भेजेगी? राष्ट्रपति के पास। तो जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, वही प्रक्रिया हाई कोर्ट में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, बस उसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भूमिका में जब यह काम किया जाता है या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जब यह काम किया जाता है तो उसमें हाई कोर्ट की कोलेजियम की भी एक भूमिका आ जाती है। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कोलेजियम है क्या। मित्रों, अनुच्छेद 124 में और अनुच्छेद 214 में ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई। ये नियुक्ति, इसकी बात की गई है। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि जब राष्ट्रपति महोदय कोई कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय अपने सारे शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ठीक, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर यह काम करते हैं। अब हमारे संविधान में जब
बात की गई है न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो उसमें एक बात बता दी गई है कि मंत्रिपरिषद नाम पर विचार करेगी, सिफारिश करेगी राष्ट्रपति। भाई राष्ट्रपति के नाम पे ही सारा काम होता है। तो संविधान में व्यवस्था करी गई है कि जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य होगा, मैंडेटरी है, राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह परामर्श करेंगे, ठीक, जिनसे वह उचित समझते हो। तो हमारे संविधान में नियुक्ति के संदर्भ में और कहीं पर यह व्यवस्था नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट है, ये अंडरस्टूड है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति अपना यह कार्य प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला होगा तो राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की गई है, और अपेक्षा नहीं, यह अनिवार्यता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उन न्यायाधीशों से सलाह परामर्श करेंगे जिनसे वह उचित समझते हो। अब इसको लेकर कुछ कोर्ट केसेस हुए हैं जिनको प्रथम जजवाद, द्वितीय जजवाद, तृतीय जजवाद और चतुर्थ जजवाद कहते हैं। लेकिन उसके पहले की दो इंसिडेंट आप जान लीजिए। 1973 और 1976 में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का एक स्थापित परंपरा थी कि वरिष्ठता के आधार पर जो न्यायाधीश होंगे उनके मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया जाएगा। इस वरिष्ठता के सिद्धांत को 2 बार इसका उल्लंघन किया गया तत्कालीन सरकार के द्वारा 1973 और 1976 में। एन रे साहब को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, ठीक है, 73 में, और 1976 में MU बेग साहब को बनाया गया मुख्य न्यायाधीश, फिर वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए, ठीक है। अब जब यह 2 बार वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन करके जूनियर जजेस को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर दी गई, तो इससे थोड़ा सा एक तनाव सा देखा गया, एक मनमुटाव सा देखा गया, ठीक। और इसी संदर्भ में एक प्रथम जजवाद होता है 1981 में, जिसको SP गुप्ता केस भी कहा जाता है। इस प्रथम जजवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक प्रश्न किया गया। प्रश्न यह था, जो संवैधानिक व्यवस्था है अनुच्छेद 124 और 214 में कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह परामर्श करेंगे, तो प्रश्न यह था कि क्या यह सलाह परामर्श जो किया गया है और उस सलाह परामर्श को जो प्राप्त किया गया है, यानी जो सलाह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने दी है, क्या वह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी? इसको लेकर प्रश्न किया गया। 1981 SP गुप्तावाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सलाह परामर्श करना बाध्यकारी है, परंतु इस सलाह परामर्श को मानना बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है। अब बाध्यकारी नहीं है तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो नियुक्ति का स्थापित अधिकार है कार्यपालिका को वो बरकरार रखा, ठीक। तो बात आई गई हो गई, स्पष्टता आ गई कि ठीक है, सलाह परामर्श करना बाध्यकारी है, लेकिन इस सलाह परामर्श को मानना बाध्यकारी कतई नहीं है। 1993 में द्वितीय जजवाद हुआ, फिर यही प्रश्न हुआ। अब इस प्रश्न के उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व की व्यवस्था को बदल दिया और कहा कि राष्ट्रपति द्वारा केवल सलाह परामर्श करना ही बाध्यकारी नहीं है, बल्कि जो सलाह परामर्श दिया जाएगा वह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी भी होगा। और इसी वाद में मित्रों 1993 में द्वितीय जजवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोलेजियम प्रणाली को स्थापित किया गया। तो कोलेजियम प्रणाली क्या है? कोलेजियम प्रणाली एक नियुक्ति की प्रणाली है। कोलेजियम प्रणाली नियुक्ति की प्रणाली है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेकंड जजेस केस में। सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति अब स्वयं से यह नहीं तय करेंगे कि वह किससे सलाह परामर्श करेंगे, बल्कि कोलेजियम से करेंगे। और कोलेजियम में कौन होगा?
भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और 2 सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होंगे। इसी तरह का एक वाद फिर होता है 1998 में, तृतीय जजवाद कहते हैं उसे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पुनः स्थापित किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर ही होगी, और इस कॉलेजियम में अब जजों की संख्या को बढ़ा दिया गया और अब कह दिया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश और इनके साथ अब कितने 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो अब कॉलेजियम की संख्या कितनी हो गई 1 + 4 यानी 5। तो 81 में एसपी गुप्ता केस में कार्यपालिका की नियुक्ति के अधिकार को बरकरार रखा गया। 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था दी गई, उसमें 3 लोग होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश 2 और मुख्य न्यायाधीश 1। इस कॉलेजियम व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया, संख्या को बढ़ा दिया गया और कह दिया गया 5 न्यायाधीशों की कॉलेजियम प्रणाली होगी। ठीक। और इस 1998 की व्यवस्था में एक और बात कही कि कॉलेजियम अब केवल सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं होगा, हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम प्रणाली होगी। ठीक। जो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय अपनी भूमिका निभाएगी। इसी को चैलेंज करते हुए या इस व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार लाने हेतु, चूंकि इस व्यवस्था में कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, कुछ आलोचना इसकी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वयं कॉलेजियम प्रणाली को माना गया कि फुल प्रूफ नहीं है। अब इसमें कुछ सुधार करने के लिए 99वां संविधान संशोधन किया गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 99वां संविधान संशोधन किया गया 2014 में, और इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। ठीक। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया, जिसके लिए प्रावधान संशोधन के द्वारा 124 में और 214 में किए गए। ठीक। और कहा गया कि एनजेएसी, जो एनजेएसी होगा वह सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करेगा, प्लस एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर होगा न्यायाधीशों का, उसकी सिफारिश करेगा 222 में। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की ट्रांसफर, हस्तांतरण, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति यानी प्रमोशन, इसके लिए भी सिफारिश करेगा। ठीक। 3 काम दिए गए इस एनजेएसी को, और कहा गया इसमें कौन कौन होंगे। तो इसमें होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके साथ 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ठीक है। भारत के विधि मंत्री होंगे, भारत सरकार में विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर, और 2 न्यायविद होंगे, न्यायविद। तो कुल मिलाकर कितने लोग हो गए? मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 2, यानी एनजेएसी यह 6 सदस्यीय कमीशन बनाया गया था। परंतु जो चतुर्थ जजवाद है 2015 का, 4th जजेस केस 2015, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वें संविधान संशोधन 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित कर दिया क्यों? उसके पीछे का जो तर्क दिया गया वो ये कि एनजेएसी भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात करता है। ठीक। और न्यायिक स्वतंत्रता यह हमारे मूल ढांचे की एक व्यवस्था है, अतः यह मूल ढांचे का विरोध करता है। अतः अनुच्छेद 124 और 214 में जो तत्संगत संशोधन किए गए हैं,
99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और जो कॉलेजियम प्रणाली है उसे ही बरकरार रखा गया और अभी तक की यही व्यवस्था है। ठीक है, तो मित्रों इसको आपको स्पष्ट कर दिया गया और इसे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इसमें 2-3 आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान रखेंगे। एक तो है आर्टिकल नंबर 131, एक है आर्टिकल नंबर 136, इसी तरह से एक आर्टिकल है 142, एक आर्टिकल नंबर है 143, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और एक आर्टिकल है जो आप पहले ही मौलिक अधिकार वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं 32। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी रिट क्षेत्राधिकार का। अब थोड़ा सा एक बार हम इसको देख लेते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में 131 नंबर अनुच्छेद वो बात करता है किसके, मूल क्षेत्राधिकार। तो ओरिजिनल और प्राइमरी जुरिसडिक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल और प्राइमरी जुरिसडिक्शन यानी मूल क्षेत्राधिकार। तो मूल क्षेत्राधिकार कौन से आर्टिकल में, 131। इस मूल क्षेत्राधिकार में होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी वैधानिक संवैधानिक विषय पर संघ और राज्य के मध्य, राज्य और राज्य के मध्य, राज्यों के एक समूह बनाम दूसरे राज्यों के समूह के मध्य, या संघ प्लस राज्य वर्सेस दूसरे राज्यों के मध्य यदि किसी प्रकार का विवाद है, तो इस विवाद की जो सुनवाई होगी और इसका जो भी सेटलमेंट होगा, ठीक, ये केवल और केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होगा। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, यानी ये क्षेत्राधिकार और किसी के पास भारत में नहीं होगा। प्राइमरी या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं, यानी मूल क्षेत्राधिकार या प्राथमिक क्षेत्राधिकार। तो प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार का मतलब यह है अनुच्छेद 31 के अंतर्गत इसमें सर्वोच्च न्यायालय संघ तथा राज्य के मध्य विवाद का समाधान करता है और यह सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। इसको ध्यान रखेंगे आर्टिकल के साथ। ठीक, अब आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। 132 से 136 के मध्य इसकी व्यवस्था करी गई है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकता है। 133 और 34 में यह बताया गया है कि यह मामले किस प्रकार के होंगे जिसमें अपील किया जाएगा। ठीक, तो ये सिविल और क्रिमिनल मामले होंगे, यानी सिविल मामले और आपराधिक मामले, इन दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक, तो 32, 33, 34 ये तीनों आपको जानना है। 32 में अपील की बात करी गई है, 33 और 34 में उस अपील की व्यवस्था में कौन से प्रकार के केस होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी। तो सिविल मामले और क्रिमिनल मामले, यानी सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई उसमें अपील की हो सकती है। 136 मित्रों बड़ा इंपॉर्टेंट है, SLP। ठीक है, स्पेशल लीव पिटिशन, विशेष आहरण याचिका। अब स्पेशल लीव पिटिशन का मतलब क्या है, 136 में बताया गया है, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है या उसको व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अन्याय हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 136 के अंतर्गत यह अधिकार रखता है कि वह किसी भी न्यायाधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय या किसी भी ऐसे न्यायिक व्यवस्था के द्वारा किसी निर्णय, किसी डिक्री, हुक्मनामा, आदेश, ठीक, इसकी विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकता है विशेष परिस्थितियों में। यही है SLP, स्पेशल लीव पिटिशन, जो कि अनुच्छेद 136 में दिया गया है। तो 136 में विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटिशन की बात करी गई है। ठीक, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायिक व्यवस्था, किसी भी ट्राइब्यूनल यानी न्यायाधिकरण, किसी भी निचली अदालत, किसी भी कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी फैसले, किसी निर्णय, किसी जजमेंट, किसी हुक्मनामा, डिक्री के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। वही यहां पर व्यवस्था करी गई है। अब आते हैं जरा कुछ विशेष शक्तियों पर। विशेष शक्तियों में 141 और 142 ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं।
आर्टिकल नंबर 141 में क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 141 में यह बताया गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सभी निर्णय सभी अदालतों पर बाध्यकारी है, यूनिफॉर्मली सभी अदालतों पर भारत में ये बाध्यकारी है। 141 में इस व्यवस्था को बताया गया है। 142 में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 142, और ये आर्टिकल भारत की न्यायपालिका को यानी सर्वोच्च न्यायालय को एक अनपैरेलल पावर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट जस्टिस की बात करी गई, यानी संपूर्ण न्याय की बात करी गई। ठीक, यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति या किसी व्यवस्था के साथ किसी मामले पर संपूर्ण न्याय नहीं किया गया है, तो यह सुप्रीम कोर्ट स्वयं की पहल करके किसी भी अदालत के द्वारा, किसी भी न्यायाधिकरण के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश, निर्देश, हुक्मनामा, डिक्री आदि के विरुद्ध सुनवाई करता है। अपील नहीं, सुनवाई स्वयं करता है, ताकि उस व्यक्ति या संस्था को एकदम पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ठीक, तो वही बात यहां पर बताई गई है। मित्रों, ये जो 143 नंबर आर्टिकल है यह इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक, तो 143 नंबर आर्टिकल में क्या दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी क्षेत्राधिकार बताई गई है, परामर्शकारी क्षेत्राधिकार। क्या है इसमें? किसी भी समय यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी वैधानिक विषय पर, विधिक विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सलाह परामर्श लिया जाना चाहिए, तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह परामर्श ले सकते हैं। ओके, आमतौर पर यह 5 जजों की एक खंडपीठ होती है, 5 जजों का एक समूह होता है और यही सलाह परामर्श देता है। ठीक, अब अगर 143 अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई है तो यह महान्यायवादी के माध्यम से मांगी जाती है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सलाह परामर्श दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, दोनों। अब मान लीजिए सलाह परामर्श दिया ही नहीं गया तो मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन यदि सलाह परामर्श दिया गया है तो यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सलाह परामर्श को माने या न माने। ठीक है, यानी 143 के अंतर्गत दिए गए सलाह परामर्श को मानना या न मानना यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। बस इसमें एक बात और जानना है आपको कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है, मान लेते हैं कि ये 26 ऑफ जनवरी 1950, ठीक, इससे पहले का कोई मैटर है एक्स और इस डेट के बाद का कोई मैटर है वाई, कोई भी वैधानिक विषय, एक्स पर भी राय ली जा सकती है और वाई पर भी राय ली जा सकती है। अगर राष्ट्रपति महोदय ने यानी प्रेसिडेंट साहब ने यदि एक्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है, ठीक, सलाह मांगी गई है, तो यह सुप्रीम कोर्ट पर बाध्यकारी है कि वह सलाह देगा। लेकिन मान लेते हैं कि यदि यही बात यहां पर कही गई है वाई मैटर पर, जो कि 26 जनवरी 1950 के या उसके बाद है, तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के पास विकल्प होगा, वह सलाह दे सकता है और वह सलाह मना भी कर सकता है, मना कर सकता है। यह दोनों बातें हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति पर यह बाध्यकारी नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट में संगठनात्मक स्वरूप क्या है? जो उसका संरचनात्मक स्वरूप है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय होगा, जैसा कि अनुच्छेद 214 में बताया गया है। लेकिन यह भी प्रावधान किया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी कॉमन हाई कोर्ट, ठीक, बनाए जा सकते हैं, यानी साझा उच्च न्यायालय बनाए जा सकते हैं। न्यायाधीशों की कुल संख्या
जो हाईकोर्ट में न्यायाधीश होंगे, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी? तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद नहीं करती है, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मित्रों, आपको थोड़ा यहां ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट में संख्या का निर्धारण संसद करती है, अभी हम लोग ने इस पर विचार किया था, लेकिन हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और यह आवश्यकता के अनुसार अलग अलग होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या दी गई है और यहां सबसे अधिक न्यायाधीश हैं। सेवा शर्तें क्या है, नियुक्ति क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है पहले कि हाई कोर्ट में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के कॉलेजियम नाम भेजेगा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा यह नाम मंत्रिपरिषद को प्रस्तावित किया जाएगा और मंत्रिपरिषद ये नाम आगे राष्ट्रपति को प्रस्तावित करेगी और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, कार्यकाल मैंने पहले बता दिया था, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष, यहां पर 62 वर्ष। स्थानांतरण अनुच्छेद 222 के अंतर्गत ठीक राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कॉलेजियम की सिफारिश पर। यहां भी ठीक एनजेसी इसके लिए बना था, लेकिन एनजेसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, मूल या रिट क्षेत्राधिकार। तो हाईकोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी निर्णय की सुनवाई कर सकती है। ठीक, और मित्रों आप जानते हैं अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार दोनों की सुरक्षा के संदर्भ में रिट जारी कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करती है तो वह रिट केवल अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कर सकती है, यानी जब भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का विषय होगा वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 5 प्रकार के रिट का जारी हो सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। लेकिन हाईकोर्ट जब जारी करेगी रिट तो हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और कानूनी यानी वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन दोनों ही स्थिति में हाईकोर्ट रिट जारी कर सकती है। तो हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति से अधिक होता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 227 है, प्रत्येक हाईकोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, सभी अन्य न्यायिक व्यवस्थाओं पर एक अधीक्षण सुपरिटेंडेंस का अधिकार रखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय मित्रों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है आर्टिकल 233 का, बस यही एक आर्टिकल यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। उनकी नियुक्ति यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के द्वारा किया जाता है। और जो और जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में उनकी परीक्षा होती है। परीक्षा यानी कि जो हायर जुडिशियल सर्विसेज HJS वो राज्य लोक सेवा के माध्यम से किया जाता है। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसमें आपका एक सिविल कोर्ट आता है जहां पर रुपया पैसा जमीन जायदाद इस तरह यानी पारिवारिक मामले इस तरह के मामले निपटाए जाते हैं। सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय, उसी में एक दूसरी व्यवस्था भी है सत्र न्यायालय की सेशन कोर्ट की, यहां पर फौजदारी क्रिमिनल आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। ठीक, और इन दोनों का ही जो जज होता है उसे डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला जज कहते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई है संविधान के द्वारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो अनुच्छेद 124 है सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होंगे, ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होंगे उनके बर्खास्तगी की व्यवस्था करता है। और बर्खास्तगी कैसे होती है उसके लिए हमारे संविधान में 2 आधार बताए गए हैं।
आधार क्या है? आधार है साबित कदाचार और अक्षमता। तो साबित कदाचार अथवा अक्षमता, इन किसी भी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, तो इसके लिए व्यवस्था क्या है? व्यवस्था यह है कि सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाएगा, संसद में आएगा, संसद के दोनों सदनों पर उस पर विचार होगा, और यदि दोनों सदन संसद के 2/3 बहुमत से, ठीक है, यदि दोनों सदन इसे पारित कर देते हैं, 2/3 बहुमत का मतलब यहां पर है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब यहां पर 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले तथा सदन का कुल बहुमत, अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तब दोनों सदन से 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित होगा। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को बर्खास्त करेंगे। यानी संविधान ने कार्यकाल की सुरक्षा के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे और संविधान की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा दोनों ही वह स्वतंत्र रूप से कर पाए। इसकी पूरी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। ठीक, तो इसको कॉमनली जानते हैं कि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया साबित कदाचार सिद्ध होने पर और अक्षमता सिद्ध होने पर। तो दो आधार हैं, साबित कदाचार और अक्षमता, इन दोनों में से किसी भी एक आधार पर हटाया जाएगा। प्रस्ताव कौन लाएगा? ध्यान रखना है मित्रों, इसको प्रस्ताव संसद में आएगा, संसद द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा और यदि संसद द्वारा यह प्रस्ताव पारित होता है तो जज की बर्खास्तगी कौन करेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, महाभियोग शब्द इस प्रक्रिया में कहीं लिखा नहीं है, तो महाभियोग शब्द औपचारिक तौर पर केवल अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति के लिए, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया को बताया गया। एक बात और जानना है, 4 ऐसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त लोग हैं जिनको एक ही प्रक्रिया से हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, इन चारों को एक ही प्रक्रिया से हटाते हैं। संसद में प्रस्ताव आता है, विशेष बहुमत से पारित होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इनको हटाते हैं। व्यवस्था उसमें भी यही है, साबित कदाचार, अक्षमता। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी स्वतंत्रता की गारंटी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अनुच्छेद 125 में और 221 में यह क्रमशः दिया गया है। यानी जो वेतन भत्ते होंगे, इसको वोट इस पर नहीं हो सकता, इस पर खाली संसद में परामर्श या इस पर डिस्कशन हो सकता है, सलाह परामर्श यानी डिबेट डिस्कशन यानी चर्चा परिचर्चा हो सकती है, परंतु इस पर कभी भी वोटिंग नहीं हो सकती है। ठीक, ताकि यह इनकी सुरक्षा बनी रहे। ठीक, इसी तरह से अवमानना की शक्ति, आपने मित्रों सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं, यह भी एक शक्ति है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 129 में, 129 में दी गई है और हाई कोर्ट में जो यह शक्ति है वह अनुच्छेद 215 में दी गई है। तो अभिलेख न्यायालय की शक्ति 129 में और उच्च न्यायालय के लिए यह 215 में दिया गया। इसमें बताया गया स्पष्ट रूप से, यदि न्यायपालिका की अवमानना की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अवमानना का केस होगा, तो व्यक्ति को 5,000 रुपए जुर्माना, 6 माह की कैद या दोनों हो सकता है। ठीक, तो न्यायपालिका के पास, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को दंडित कर सके यदि न्यायपालिका की अवमानना की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। न्यायिक समीक्षा, इसको भी आपको जानना है। न्यायिक समीक्षा के लिए कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, खाली आप ये जानते रहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो न्यायपालिका की समीक्षा का अधिकार अनुच्छेद 13 में दिया गया है, 13(1) और 13(2) में। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार आपको मिल जाएगा, ये तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बताया गया है। ठीक, तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बताया गया। इसी प्रकार आप देखोगे तो अनुच्छेद 32, ये जो रिट क्षेत्राधिकार है वो, और
अनुच्छेद 226, ये जो रिट क्षेत्राधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट का और ये हाई कोर्ट का। मित्रों एक बात यहां पर आपको ध्यान रखना है, हमारे संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक, ये जो जुडिशियल रिव्यू है इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 13(1) और 13(2) क्या जो हम संदर्भ ले हैं इनडायरेक्ट, तो तब हम पाते हैं कि न्यायिक समीक्षा। लेकिन फिर एक बार जान लीजिए कि न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख ये कहीं अलग से नहीं किया गया है। ठीक, तो न्यायिक समीक्षा क्या होती है कि यदि मान लीजिए विधायिका ने कोई विधि बनाई है और वह संविधान के किसी भी प्रावधान के अनुरूप नहीं, यानी उल्लंघन करती है संविधान में किसी भी प्रावधान का, तो उसकी समीक्षा हो सकती है। ठीक, संवैधानिक आधार मैंने बता ही दिया, अनुच्छेद 13, 32, 131 जो अभी बात हुई थी क्षेत्राधिकार को लेकर, वो सारे चीजें हैं। लेकिन किसी एक आर्टिकल में जहां पर इसकी बात तो नहीं लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि वह है अनुच्छेद नंबर 13। न्यायिक समीक्षा का विकास कैसे हुआ? आप जानते हैं मित्रों कि 1973 में केशवानंद भारती का वाद हुआ था। उस केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा की संकल्पना रखी और उस मूल ढांचा संकल्पना में स्पष्ट किया गया कि संसद के पास संविधान संशोधन की पूरी शक्ति है। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 वह कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, परंतु वह संशोधन रीजनेबल है, फेयर है, यानी उसकी उसमें व्यवस्था ठीक करी गई है, यानी वह तर्क संगत है, अनुमन्य है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। इसको चेक करने की एक कसौटी बनाई गई और उसी कसौटी का नाम है मूल ढांचा। यह संविधान में कहीं दिया नहीं मूल ढांचा, इसको केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस यानी गैर संवैधानिक व्यवस्था के रूप में, यानी संवैधानिक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। ठीक, इसी प्रकार से इंदिरा नेहरू गांधी केस में मूल संरचना की व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया और 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में फिर एक बार बताया गया कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, परंतु उसकी समीक्षा करने का अंतिम अधिकार माननीय न्यायपालिका के पास होगा। तो न्यायिक समीक्षा के अधिकारों का जो एक विकास हुआ है, उद्विकास इवोल्यूशन हुआ, वो कुछ इस तरीके से हुआ है। कोलेजियम प्रणाली के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रणाली का उद्भव कैसे हुआ था। तो प्रथम जजवाद में कुछ नहीं हुआ, सेकंड थर्ड जजवाद में यह हुआ। सेकंड जजवाद में इसको स्थापित किया गया, थर्ड जजवाद में, थर्ड जजेस केस में इसको और अधिक एक्सपेंड किया गया, यानी इसका विकास किया गया। और तो ये सारी व्यवस्था को मैंने आपको बता दिया है। अभी कोलेजियम प्रणाली में क्या है वर्तमान में, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। हाई कोर्ट का भी कोलेजियम प्रणाली है और इस हाई कोर्ट की कोलेजियम प्रणाली का विकास किया गया या स्थापना की गई 1998 तृतीय जजवाद में। ठीक, एनजेएसी इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो एनजेएसी 99 संविधान संशोधन 2015 से लाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको देखते हुए चतुर्थ जजवाद में निर्णय दिया और कह दिया गया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन करता है, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें कुछ रिट है, वो आप मित्रों ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार वाले सेशन में हम लोगों ने इस पर बात किया था। 5 रिट है। तो यह रिट क्षेत्राधिकार है, रिट क्षेत्राधिकार, और इस रिट क्षेत्राधिकार यानी अनुच्छेद 32 ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है और अनुच्छेद 226 ये हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेन। तो न्यायिक समीक्षा एक बेहतर प्रणाली है क्योंकि इससे हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा बेहतर हो पाती है और संविधान के मूल ढांचे की भी सुरक्षा और प्रभावी रूप से हो पाती है। ठीक, इसी संदर्भ में कभी कभी न्यायिक अतिरेक या ओवरलैपिंग या ओवररीच व्यवस्था आ जाती है। अतिक्रमण से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही व्यवस्था दी है कि हम रेस्ट्रेन संयम बरतेंगे। ठीक है, और इसमें शीर्ष अदालतों को यह कहा गया है कि अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का पालन हो सके। ठीक, तो प्री के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये क्यूरेटिव याचिका क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि
निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिया, हमने उसके लिए क्या एक पुनर्विचार याचिका लगाई, उसे भी खारिज कर दिया। फिर भी अगर हम चाहें तो एक और मौका हमारे पास क्यूरेटिव पिटीशन का, यानी अगर लगता है कि कुछ भूल हुई है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, इसको सुधारा जा सकता है। पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन, ये कौन से आर्टिकल में आपको ध्यान रखना होगा, सर्वोच्च न्यायालय इसके द्वारा अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करता है और यदि उसको लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ है पूर्व में उसके निर्णय में तो उसको सुधारता है। दया याचिका, ये आपको ध्यान होगा मित्रों, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर इस पर हमने डिस्कशन व्यापक से रूप से किया था। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति दी गई है, ये आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश न्यायपालिका विशेष क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1866 में, ये चौथा हाई कोर्ट था भारत में, ठीक, आगरा में स्थापित हुआ था, बाद में इलाहाबाद में 1869 में शिफ्ट किया गया। मुख्य पीठ इलाहाबाद में है, खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या जो सैंक्शन नंबर है 160 है, यह भारत में सबसे बड़ा है, ठीक। इस मामले पर कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है, उसको आप याद रखिएगा, 50, 124, 136, 141, 214 और 226, इन सभी पर हम लोगों ने बातचीत डिटेल में कर ली है, ठीक। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे 2024 में योग्यता और मूल संरचना को लेकर केस आया है, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान आया है, ठीक है। इसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का प्रावधान आया है, कॉलेजियम प्रणाली को लेकर क्वेश्चन आया है और 2016 में अनुच्छेद 50 पर लेकर क्वेश्चन आया था, ठीक। तो आपको सारी बातों को न्यायपालिका से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों, सारी चीजों को एकदम क्लियरली यहां पर बता दिया गया है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और इस सेशन को आप एंजॉय करेंगे, ठीक। और किसी भी तरह का कोई भी अन्य आपका फीडबैक हो, आपके फीडबैक का बहुत बहुत स्वागत है और आपके ही फीडबैक पर ध्यान रखते हुए इस पूरी सेशन को पूर्णतः हिंदी में रखा गया है। तो उम्मीद है कि अब ये सेशन आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाएगा और अधिक लाभकारी होगा। नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ आपसे शेयर हो जाएगी, आप उसको चाहे टेलीग्राम चैनल से उसको आप ले सकते हैं और अपना एग्जाम और आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और आपकी तैयारी बढ़िया हो रही हो, इसके लिए पूरी दृष्टि टीम की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।